नमस्कार से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 62.37% से अधिक मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक उपलब्ध कराने के लिए चीन और बेलारूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। मौसम विभाग ने सोमवार तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में भीषण गर्मी का अनुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर कल 62.37% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और तमाम क्षेत्रों के मतदाताओं ने गर्मी के बावजूद उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर 77.57% से अधिक, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 58.49% से अधिक, बिहार की 4 सीटों पर 48% से अधिक, राजस्थान की 8 संसदीय सीटों पर करीब 57%, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर लगभग 55%, असम की 5 सीटों पर करीब 72% और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर करीब 54% और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर लगभग 63% मतदान हुआ। त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर करीब 80% मतदान हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संजीव बालियान सहित भाजपा नेता तमिलसाई सौंदरराजन और जितिन प्रसाद, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम और नकुल नाथ और डीएमके के दयानिधि मारन पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवार थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 67.08% से अधिक मतदान हुआ। छिंदवाड़ा में सबसे अधिक 79.18% मतदान हुआ, जबकि सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सबसे कम 55.19% मतदान दर्ज हुआ। मंडला और बालाघाट में 70% से अधिक लोगों ने मतदान किया। कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में सुरक्षा कारणों से अन्य संसदीय क्षेत्रों की तुलना में 2 घंटे पहले मतदान समाप्त हो गया था। फिर भी यहाँ कुछ मतदान केंद्र ऐसे रहे जहाँ शुरुआती 2 घंटों में 100% मतदान हो गया। बालाघाट की बैहर विधानसभा के दुगलई और बालाघाट विधानसभा के सोनेवानी में सुबह 9 बजे ही 100% मतदान हो गया था। वहीं मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। यहाँ 8 सीटों के लिए 144 उम्मीदवारों ने 223 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जबकि चौथे और प्रदेश के लिए अंतिम चरण में अब तक 16 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर में खराब मौसम के बावजूद मतदान जारी रहा। उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस क्षेत्र में लगभग 68.27% मतदान रिकॉर्ड किया गया। 5 जिलों में 16,23,000 मतदाताओं के लिए 2,637 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 11,000 से अधिक मतदान कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वोट डालने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। इस चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। उम्मीदवार सोमवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम बृहस्पतिवार को शुरू होगा। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 संसदीय सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होगा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में होने वाले सभी 175 विधानसभा सीटों और ओडिशा में पहले चरण में 28 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई।
इस बीच केरल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज सुबह कोच्चि पहुंचेंगी और वे राज्य में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के उम्मीदवारों के पक्ष में सभाओं को संबोधित करेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के उम्मीदवारों के पक्ष में वडाकारा क्षेत्र में 3 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का अलापुझा और कोल्लम में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उधर प्रकाश कारत कन्नूर में, तप्पन सेन एर्नाकुलम में, वृंदा कारात त्रिशूर में, सुभाषिनी अली मावेलीकारा में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में छठे चरण के अंतर्गत मतदान के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। 25 मई को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर आकाशवाणी प्रोफाइल प्रस्तुत कर रही है। आज इस श्रृंखला में असम के सिलचर क्षेत्र की जानकारी दी जा रही है। दक्षिण असम के करीमगंज के बराक घाटी के साथ सिलचर के मतदाता भी 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में वोट डालेंगे। कांग्रेस ने नए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सिलचर निर्वाचन क्षेत्र पूरे कछार और हैलाकांडी जिले के कुछ हिस्सों को समाहित करता है। उत्तरी कछार पहाड़ियों और बराक नदी के मार्ग के बीच स्थित ये क्षेत्र प्राचीन कछारी साम्राज्य का हिस्सा था। बांग्ला भाषी लोगों के अतिरिक्त दिमासा, मणिपुरी और कुछ अन्य जनजातियां यहाँ बहुसंख्यक हैं। 2023 के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है जब ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। परंपरागत रूप से ये सीट एक बार को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा के पास रही है, जब CPIM के उम्मीदवार यहाँ से विजयी हुए थे। इस वर्ष सिलचर में मतदाताओं की कुल संख्या 13,74,559 है, जिसमें महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या समान है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 25 है। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1,551 है। सिलचर सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार के विधायक और असम के मंत्री परिमल शुक्लिया वैद्य पहली बार सिलचर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत सरकार भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने राधेश्याम विश्वास को मैदान में उतारा है, जो इस सीट के अंतिम परिणाम के लिए एक निर्णायक कारक बन सकते हैं। शाश्वती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक उपलब्ध कराने के लिए चीन की 3 कंपनियों और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों ने पाकिस्तान को लंबी दूरी की मिसाइल प्रोग्राम सहित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मिसाइल में प्रयोग होने वाली सामग्री उपलब्ध कराई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि ये संस्थाएं ऐसी गतिविधियों अथवा लेन देन में लगी हुई थीं जो सामूहिक विनाश के हथियारों या उनके वितरण के साधनों के प्रसार में भौतिक रूप से योगदान करती थीं अथवा इसे योगदान देने का जोखिम पैदा करती थीं। इनमें पाकिस्तान द्वारा ऐसी वस्तुओं का निर्माण, अधिग्रहण, उन्हें रखना, विकसित करना, भेजना, स्थानांतरित करना या उपयोग करना शामिल है। अमेरिका ने इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के एक सहयोगी और 2 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर उपनिवेशवादी हिंसा के आरोपी इजरायली नागरिकों के लिए धन जुटाने का आरोप है। इसके अलावा अमेरिका ने एक ऑनलाइन धन उगाहने वाले अभियान माउंट हेब्रॉन फंड और क्राउड फंडिंग वेबसाइट श्लोम असिराइच पर भी प्रतिबंध लगाया है। G7 देश के विदेश मंत्रियों ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ईरान पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्ष से बचने का आग्रह किया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने इटली के कैप्री में औद्योगिक देशों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नवीनतम घटनाक्रम को संबोधित करने के लिए 3 दिवसीय बैठक का एजेंडा बदल दिया गया है। इससे पहले कल इजरायल में अपने पर किए गए हमले के जवाब में ईरान पर हमला किया। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में सोमवार तक भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना, केरल, माहे और हिमाचलीय क्षेत्र में मंगलवार तक गर्म हवाएं चलेंगी और मौसम खुश्क बना रहेगा।
ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रात में आज मौसम गर्म रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में अगले सप्ताह तक हल्की और मध्यम वर्षा और बर्फबारी तथा गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। पंजाब के विभिन्न भागों में कल शाम तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट। अचानक बदले मौसम के बाद राज्य में चली तेज हवाओं से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल गिर गए। तेज हवाओं के साथ वर्षा व ओलावृष्टि ने फसलों, खास तौर पर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों राज्य में गेहूं की कटाई चल रही है और मंडियों में पड़ी गेहूं की फसल जहां भीग गई, वहीं खेतों में ये फसल बिछ गई है। गुरदासपुर जिले में एक मेले में लगे बड़े झूले के गिरने से एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। शिशु शर्मा, शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। ये पिछले वर्ष चौथे स्थान पर था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कुलपति ने संघ लोक सेवा आयोग 2023 के परिणामों में विश्वविद्यालय के 2 पूर्व विद्यार्थियों के चयन पर भी खुशी जाहिर की। क्यूएस वर्ल्ड एक वार्षिक प्रकाशन है जो विषयों के आधार पर विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। 177 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 2 विकेट पर 180 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। लोकसभा चुनाव में कल हुए पहले चरण के मतदान की खबरें सभी अखबारों में सचित्र हैं। राजस्थान पत्रिका ने इसे लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने का शीर्षक देते हुए लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े आम चुनाव में सुबह से लगी कतारें। पत्र ने अरुणाचल प्रदेश में बारिश के दौरान मतदाताओं की लंबी लाइन को भरोसे की कतार बताते हुए सुर्खी बनाई है, बारिश आई पर जोश था हाई। अमर उजाला कहता है लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं ने दिखाया भारी उत्साह। हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजो जिले में बनाए गए एक ऐसे अनोखे मतदान केंद्र की खबर दी है। इकलौती मतदाता ने वोट डालकर वहां 100% मतदान करवाया। हरिभूमि की पहली खबर है 21 राज्यों की 102 सीटों पर जनमन का फैसला लॉक, जनता के मन में कौन, ईवीएम को बता दिया। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे मतदान के चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज होने की खबरों पर जनसत्ता की सुर्खी है मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने में जुटा आयोग। पत्र कहता है सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी मीम की बहार। नव भारत टाइम्स की विशेष खबर है आबो हवा पर चिंतित सर्वोच्च न्यायालय ने कहा लोग अपनी मूर्खता से जंगल बर्बाद कर रहे हैं। पत्र ने शीर्ष न्यायालय की इस टिप्पणी को दिया है कि वन हमें स्वार्थहीन सेवा देते हैं। दैनिक भास्कर ने उत्तर भारत में बढ़ रही गर्मी को सूरज का रौद्र रूप बताते हुए लिखा है देश बना रेड जोन, 11 राज्यों में हीट वेव। हिंदुस्तान ने हिमाचल में तूफान और ओलावृष्टि से हुए भारी नुकसान को मौसम की मार बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 62.37% से अधिक मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक उपलब्ध कराने के लिए चीन और बेलारूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। मौसम विभाग ने सोमवार तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्रों में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।